बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे से कुछ बच्चों की डिमांड्स आ रही थी कि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे कोई ना कोई वीडियो होनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, और आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो एंट्री टेस्ट एग्जाम्स देते हैं, मैट्रिक एफएससी वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ ए लेवल्स के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तलिफ बोर्ड्स की मुख्तलिफ बुक्स में कहीं पे इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का होता है, कहीं पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का होता है। वैसे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है वेक्टर और स्केलर होने का, लेकिन फिलहाल चूंकि हम लीनियर मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं ना, जैसे कि गाड़ी है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गई, एक लीनियर मोशन किया, तो इस टाइम इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, क्योंकि ए से बी तक जो मिनिमम फासला है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अभी तो वही डिस्टेंस भी है, वही डिस्प्लेसमेंट भी है, तो अभी फिलहाल हम मिक्स अप नहीं करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है। अच्छा, ग्राफ जब भी आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके पास, तो एक तो आपको उनकी शेप को देख के कुछ अंदाजा फिजिकली होना चाहिए कि इसका मोशन किस तरह का है, और उसमें से कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए। अब बहुत सारे तरह के ग्राफ्स आपको मिलेंगे। जब भी ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनता है तो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा वाई एक्सिस पे होती है। इसलिए क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हो या ना हो टाइम तो चलता रहता है। तो आपको मुख्तलिफ तरह के ग्राफ्स मिलते हैं। कभी आपको इस तरह के हॉरिजॉन्टल ग्राफ मिल जाता है जो टाइम एक्सिस पे है, कभी आपको एक ऐसा हॉरिजॉन्टल ग्राफ मिल जाता है जो टाइम एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर है। मतलब क्या इन ग्राफ्स का? फिर कभी आपको इस तरह का इंक्लाइन ग्राफ मिल जाता है, कभी आपको ऐसा डिक्लाइन ग्राफ मिल जाता है, कभी आपको डिक्लाइन ग्राफ ऐसा मिलता है कि जो टाइम एक्सेस को भी क्रॉस करके नीचे आ रहा होता है। और एक ये मशहूर ज़माना ग्राफ जो आपकी बुक्स में भी आते हैं और आपके एग्जाम्स में भी आ जाता है। अब इन ग्राफ्स के मतलब क्या है? देखिए, फर्ज करें कि हमारे पास एक दरख्त है जो कि हमारे एक रेफरेंस पॉइंट है, और उसके पास एक गाड़ी खड़ी हुई है जो इस टाइम उस दरख्त के से गाड़ी का जीरो डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल दरख्त के साथ जुड़ के खड़ी हुई है। जब टाइम चलना स्टार्ट हुआ और गाड़ी नहीं चली, गाड़ी तो रेस्ट पे, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम तो चल रहा है, गाड़ी अपनी जगह ही खड़ी हुई है, गाड़ी नहीं हिली अपनी जगह से, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, इधर क्या है? गाड़ी उस दरख्त से 5 मीटर दूर खड़ी हुई है लेकिन है रेस्ट पे। तो अब इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ भी रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पिछले ग्राफ और इस ग्राफ में फर्क ये है कि इस ग्राफ में ऑलरेडी गाड़ी रेफरेंस पॉइंट से दूर खड़ी हुई थी। ठीक है। जैसे ही हमने देखा वो पहली दूर खड़ी, अब पता नहीं कब गई, किस टाइम गई, लेकिन जब से हमने देखना शुरू किया तब उधर ही खड़ी थी, है रेस्ट पे, लेकिन 5 मीटर दूर है। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि गाड़ी दरख्त के पास खड़ी हुई है और ये चलना स्टार्ट होगी, और टाइम के साथ इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती गई, तो हमारे पास एक इस तरह का इंक्लाइंड ग्राफ आ गया। क्यों? क्योंकि टाइम भी बढ़ा है और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ती गई टाइम के साथ। ठीक है। अच्छा, अब ये गाड़ी ऑलरेडी दूर खड़ी हुई थी, जब हमने देखना शुरू किया दूर खड़ी हुई थी दरख्त से, लेकिन ये रिवर्स होकर दरख्त के पास आना शुरू होगी। तो क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिस्प्लेसमेंट दरख्त से कम होती गई। तो अब हमने ग्राफ डिक्लाइन ग्राफ बन गया, टाइम बढ़ता गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ कम होती गई। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे और बीच में दरख्त है। अब क्या गाड़ी क्या करती है? ये रिवर्स होना शुरू हुई, दरख्त को क्रॉस करके आगे निकल गई। अब क्या हमने किया? देखिए, पहले इसकी डिस्प्लेसमेंट दरख्त से कम होती गई, जब ये दरख्त पे पहुंच गई तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट, जहां पे डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो होगी। उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होगी, और यहां पे ये नीचे को आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है। अच्छा, अब ये गाड़ी खड़ी हुई है, इसके मोशन को हम देखते हैं, साथ ग्राफ देखते हैं। ये गाड़ी चलना शुरू हुई, इंक्लाइन ग्राफ आ गया, ये वापस आना शुरू हुई, डिक्लाइन ग्राफ आ गया। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल सा बन गया। दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, गाड़ी जा गई और वापस आ गई। इस तरह हमें ग्राफ देख के बॉडी के मोशन का अंदाजा हो जाना चाहिए।
अच्छा एक और चीज देखते हैं। अब ये देखें, ये गाड़ी गई, जाके रुक गई, थोड़ी देर वहां पर रुकी, जिसकी वजह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बन गई, और फिर वो गाड़ी वापस आ गई। अब इस पिछले ग्राफ में और इस ग्राफ में फर्क है ना। इस ग्राफ में जहां पे ट्रायंगल बना है, गाड़ी रुकी नहीं आगे जाके, तो ये ट्रायंगल बन गया। लेकिन इस ग्राफ में थोड़ी देर रुकी है, जिसकी वजह से बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई कि टाइम चल रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं चल रही, और अब ये गाड़ी वापस आ गई। ठीक है, इस तरह से आप समझेंगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होते जाएंगे ग्राफ्स। अब देखें, कोई भी बॉडी जैसे सिंपल पेंडुलम है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका ग्राफ इस तरह का बनता है। इसको साइनोसॉइडल ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, साइनोसॉइडल को साइनोसॉइडल ये की तरह के ग्राफ्स होते हैं। तो थोड़ा सा फर्क होता है उसमें कि साइनोसॉइडल ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करता है, को साइनोसॉइडल ओरिजिन से पास नहीं करता। लेकिन चलें, इन डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं। बहरहाल ये शेप होता है, ये शेप होती है इस ग्राफ की। ठीक है, अच्छा अब असल में ये जो ग्राफ है ये तो कोसाइनोसॉइडल है, क्योंकि इसके फॉर्मूला में कॉस थीटा आता है। लेकिन कोसाइनोसॉइडल साइनोसॉइडल की शेप एक ही तरह की होती है। लेकिन फिलहाल आप इसकी शेप याद रखें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस तरह की शेप होती है। ठीक है, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम देखें, एक बंदे ने पत्थर फेंका और प्रोजेक्टाइल बना दिया, तो उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो भी उसी तरह प्रोजेक्टाइल की तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, अब हमें ग्राफ देख के कम से कम अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम किस तरह के मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इस ग्राफ से हम जो चीज निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, जो इंपॉर्टेंट चीज हम निकालते हैं वो होती है वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होती है किसी भी ग्राफ की, या किसी भी लाइन की स्लोप क्या होती है। देखें, अगर मेरे पास फर्ज करें कि यहाँ पे एक पॉइंट है ये, ठीक है, आप लोगों को पता है कि कोई भी पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। फर्ज करें कि हम अभी इधर से स्क्वायर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका हो गया 4, और वर्टिकल में अगर काउंट करें 1 2 3, तो हम कहते हैं जी इसका 4,3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे एड्रेस होता है किसी भी घर का कि एक्स में हमने 4 मूव करना है, वाई में 3 मूव करना है, तो हम ओरिजिन से इधर तक आराम से पहुंच जाएंगे। और एक और पॉइंट हमारे पास फर्ज करें इधर, इस पॉइंट को भी अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस में अगर हम काउंट करना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 7,8, वाई एक्सिस में 8। तो 7, ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब हम ये कहते हैं कि भाई इन 2 पॉइंट्स के लिए हमारे पास, इन पॉइंट्स को, 2 पॉइंट्स को मिला के हमारे पास एक लाइन बन रही है। क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम तो आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। इस लाइन की जो स्लोप होती है ना, स्लोप को याद रखिएगा हम m से डिनोट करते हैं, और स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखिए इसमें y2 कौन सा है, x2 है 7, y2 है 8। ठीक है, यानी सेकंड पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह फर्स्ट पॉइंट जो है उसके x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1। अब ये वैल्यूज अगर इधर पुट कर दें तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3। ठीक है, अभी चूंकि हमने चले इसको हम कर लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय 4, 1 हो गया। ठीक है, अब ये 1 का मतलब क्या है, ये जो स्लोप आई है इसमें 1 का मतलब क्या है, हम अभी इसको देखते हैं। बहरहाल ये बात आपने याद रखनी है कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये चढ़ाई है,
इंक्लाइन है, ऊपर को जा रही है लाइन, ठीक है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ढलवान है, उतराई है। और अगर स्लोप 0 है तो फिर तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, बस यूं। फिर तो जैसे ग्राउंड होता है उस तरह से होगा। चढ़ाई हमें स्लोप की जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज हैं उनसे पता चल जाएगा चढ़ाई है, उतराई है या 0 है, ठीक है। अच्छा, कोई भी लाइन हो तो हम उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि हम x1 x2 इन्हीं को ले, हम मैं मेरी मर्जी थी, मैं इसको भी x1 ले सकता था, इसको y1 ले लेता और इस पॉइंट को पॉइंट 2 ले लेता, तब भी आंसर वही आएगा। देखें, अगर इस लिहाज से मैं करूं तो स्लोप क्या हो जाएगी, 4 - 8 डिवाइडेड बाय 3 - 7, ये हो जाएगी -4 ओवर -4, ये भी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो 0.1 जिसको मर्जी ले ले, 0.2, लेकिन फिर वैल्यूज उसके लिहाज से आपको पुट करनी पड़ेंगी। स्लोप का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो है m = tan थीटा। जो भी किसी लाइन का एंगल होगा ना, फर्स्ट करें एक लाइन है और उसका एंगल x एक्सिस के साथ है 45 डिग्रीज, तो स्लोप क्या हो जाएगी, tan of 45 = 1, ठीक है। और यहाँ पे जो 1 आ रहा है इसका मतलब है कि इस लाइन का एंगल भी हमें साथ पता चल गया कि इस लाइन का जो एंगल है वो 45 डिग्रीज बन रहा है, ठीक है। तो स्लोप सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको सबसे पहले स्लोप निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। अब स्लोप निकालने का आपको क्या फायदा हो रहा है भाई, कोई फायदा है इसका? तो हम देखते हैं भी इसका ये क्या फायदा है। फर्स्ट करें एक बॉडी मूव की, जैसे अभी हमने गाड़ी देखी थी कि गाड़ी मूव की है और थोड़ी देर रेस्ट पे रही है, फिर वापस आ गई है, उसका एक ग्राफ बन रहा है। अब देखें जहां से उस गाड़ी ने स्टार्ट किया था, ठीक है, जहां से उस गाड़ी ने स्टार्ट किया था वहां पे 0 0 था, ओरिजिन था। 0 का क्या मतलब है, टाइम भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम भी 0 था, डिस्प्लेसमेंट भी 0 थी। ये टाइम है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब वो गाड़ी चली तो वो इस पॉइंट पे पहुंच गई। इस पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, हम अभी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक्स में 6 हो गया और वर्टिकल क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वर्टिकल हमने बट डब्बे गिन लिए, 6,13। अब देखिए 6,13 से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि जब टाइम 6 सेकंड्स था तो डिस्प्लेसमेंट होगी, कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, 13 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। इसका मतलब है हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं इस ग्राफ से। कैसे? फर्स्ट करें, मैं ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों निकालना चाहता हूं। अब यहाँ पे कितना टाइम होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 2 3, 3 सेकेंड्स। और वर्टिकल में देखें 1 2 3 4 5 6, 3,6। इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे ये 3,6 है तो उस इंस्टेंट पे यानी 3 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर होगी। तो एक तो हमें यह पता चल गया कि हम इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कैसे? अच्छा, 6,13 के बाद ये पहुंच गया इधर, ठीक। अब जरा एक्स एक्सिस में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक्स हो गया 15, कॉमा वाई तो चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन हाइट तो इसकी चेंज ही नहीं हुई, वही हाइट है जो पिछले पॉइंट पे थी, तो वो 13 ही होगी, ठीक। और आहिस्ता आहिस्ता वो वापस आ गई। तो ये लास्ट जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट, इसकी भी निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे x क्या है, 1 2 3,
13 तक तो हमने काउंट कर लिया था, आगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 कॉमा 0, क्योंकि y में तो अब 0 हो गया ना, हाइट तो उसकी बिल्कुल 0 होगी, वर्टिकल जो वर्टिकली तो अब बिल्कुल वो 0 पे आ गया ना। अब हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं, 3,6 को मैं ये खत्म कर देता हूँ, ये तो वैसे हमने निकाला था, ये 4 पॉइंट्स आ गए। ठीक, मैं इन चारों पे वेलोसिटी फाइंड करना चाहता, सॉरी चारों के दरमियान वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ। एक, जब ये बॉडी दूर जा रही थी v1, यहाँ वाली वेलोसिटी, फिर एक वेलोसिटी यहाँ पे और एक वेलोसिटी यहाँ पे। पहले दूर गई, फिर हमने देखा बॉडी शायद रेस्ट पे आ गई हो और फिर वापस आ गई। या आप देखें कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जब भी मैं स्लोप निकालूंगा ना, स्लोप का फॉर्मूला भी हमने पीछे किया है, स्लोप जब भी मैं निकालूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। करके देखते हैं। v1 करना है हमने, सबसे पहले v1 करेंगे, 13 माइनस 0 ओवर 6 माइनस 0। ठीक है, v1 क्या आ जाएगा, 13/6, 13/6 होगा 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग जो भी मीटर पर सेकेंड। अभी एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं निकाल रहा, अभी सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये मैंने रखा था x2, ये y2 और ओरिजिन पे x1 y1। अब आ जाए v2 पे। v2 में देखें, x2 में इसको रख लेता हूँ 15 को, हाँ, और y2 में रख लेता हूँ 13 को, और पिछले पॉइंट को 6,13 को मैं अब फर्स्ट पॉइंट के तौर पे कंसिडर करूंगा। तो अब देखें ये हो जाएगा 13 माइनस 13 ओवर 15 माइनस 6। तो 13 माइनस 13 तो 0 हो गया ना। इसका मतलब है यहाँ पे बॉडी रेस्ट में थी, वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, और अब v3 पे आ जाए। v3 में हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला पॉइंट y, इसमें ये y2 हो गया, ये x2 हो गया, तो हो जाएगा 0 माइनस 13 ओवर 19 माइनस 15, तो ये हो जाएगा -13 ओवर 4। ठीक है, ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग, -3 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड। अब माइनस क्यों हुआ, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है इस वजह से माइनस हुआ है? नहीं, कम होने की वजह से नहीं हुआ, डायरेक्शन डिफरेंट है ना। याद है वो गाड़ी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, अगर ये वो गाड़ी है तो पहले वो गई थी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन v1 इधर को थी, अब v3 जो है वो वापस आ रही है ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी इसलिए नेगेटिव आई है। ठीक है, वेलोसिटीज जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो अभी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटीज ही ले रहे हैं, तो वेलोसिटी के कम ज्यादा होने का चांस नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी नहीं है ना, ये खाली वेलोसिटी है, वेलोसिटी कम नहीं हो रही है, बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी कम नहीं हो रही, नेगेटिव का मतलब है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज है। तो मेरा ख्याल है अब आपको दोनों चीजें समझ आ गई होंगी, एक कि हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, और दूसरा आपको ये समझ आ गया होगा कि वेलोसिटी हम कैसा निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। अच्छा, अब देखिए अगर मुझे कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन ऑफ देम हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी, ए बी सी, कोई वैल्यू नहीं दी हुई, कोई कुछ नहीं दिया हुआ, तो मुझे पता है कि भाई सबसे ज्यादा जो यहाँ पे इंक्लाइंड है, सबसे ज्यादा इंक्लाइंड यानी सबसे ज्यादा स्लोप इस टाइम ए की है ना, ए की हाईएस्ट वेलोसिटी है और सी की लोएस्ट है, बी के दरमियान में। सिर्फ मुझे ग्राफ की शेप देख के पता चल गया कि भाई जिस पर चढ़ाई ज्यादा है वो ए है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से रिलेटेड, आई होप आप समझ आई होंगी। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा
वेलोसिटी टाइम ग्राफ की और उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।